बस बहुत हो गया मम्मी। आज अगर आपने पापा को कुछ और कहा ना तो मैं सच में पुलिस बुला दूंगी। पूजा की कांपती आवाज़ पूरे घर में गूंज गई। लेकिन उस समय ना संजय रुकने वाला था और ना रिद्धिमा। हाँ, बुला ले पुलिस। आज मैं भी देखती हूँ कि कौन सही है कौन गलत। रिद्धिमा ने गुस्से में टेबल पर रखा गिलास दीवार पर पटक दिया। तुम मुझे डराओगे? पूरी जिंदगी मैंने तुम्हारे घर वालों का बोझ उठाया है। अब मेरा बेटा बड़ा हो रहा है और तुम्हें आज भी अपनी भाभी की ही चिंता है। संजय गरजा और बोला, भाभी का नाम जुबान पर मत लाना रिद्धिमा। पूजा अब कांप रही थी। उसका छोटा भाई रोहित कमरे के कोने में बैठा रो रहा था। बाहर मोहल्ले वाले दरवाजे की तरफ देखने लगे थे। यह पहला झगड़ा नहीं था। पिछले 2 सालों से इस घर में शायद ही ऐसा कोई दिन जाता हो जिस दिन घर की आवाज़ें बाहर तक ना सुनाई देती हों। लेकिन आज बात कुछ ज़्यादा बढ़ चुकी थी। रिद्धिमा ने अचानक मोबाइल उठाया और बोली, आज फैसला हो ही जाए। उसने किसी को फ़ोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले पूजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस करो मम्मी। रिद्धिमा ने झटका देकर उसका हाथ छुड़ा दिया। पूजा की आंखों में आंसू भर आए। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और कांपते हाथों से 100 नंबर डायल कर दिया। करीब 10 मिनट बाद घर के बाहर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। सायरन की आवाज़ सुनते ही पूरा मोहल्ला बाहर निकल आया। 2 कांस्टेबल और एक महिला कांस्टेबल घर के अंदर आए। रिद्धिमा उन्हें देखते ही रोने लगी। मैडम, आप ही बताइए, क्या कोई आदमी अपनी पत्नी और बच्चों को ऐसे रखता है? संजय चुपचाप खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल जरूर था, लेकिन आंखों में अजीब थकान और बेबसी थी। महिला कांस्टेबल ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। टूटा गिलास, बिखरे कुशन, रोता हुआ बच्चा और कांपती हुई पूजा। क्या रोज़ यहाँ यही सब होता है? उसने सख्त आवाज़ में पूछा। पूजा कुछ बोलती उससे पहले रिद्धिमा बोल पड़ी, इनको अपनी माँ और भाभी से फुर्सत मिले तब ना ये हमारा ध्यान रखेंगे। संजय अब खुद को रोक नहीं पाया। तुम्हें परेशानी मेरी माँ से नहीं है रिद्धिमा, तुम्हें परेशानी इस बात से है कि मैं तुम्हारे कहने पर उन्हें सड़क पर क्यों नहीं छोड़ देता। रिद्धिमा चीखी और बोली, तो जाओ उन्हीं के साथ रहो। महिला पुलिसकर्मी ने दोनों को शांत कराया। करीब आधा घंटा समझाने बुझाने के बाद पुलिस चली गई। जाते समय महिला कांस्टेबल ने पूजा को अलग ले जाकर कहा, बेटा, घर तभी चलता है जब कोई एक झुकना सीख ले, वरना घर की मजबूत दीवारें भी टूट जाती है। दरवाज़ा बंद हुआ तो घर में भयानक सन्नाटा फैल गया। रिद्धिमा अपने कमरे में चली गई। रोहित सोफे पर ही सो गया और पूजा धीरे धीरे चलकर अपने पिता के कमरे तक पहुंची। संजय खिड़की के पास बैठा अंधेरे में बाहर देख रहा था। पूजा ने पहली बार अपने पिता को इतना टूटा हुआ देखा था। पापा, संजय पीछे मुड़कर देखा। उसके चेहरे पर थकी हुई मुस्कान आई। तुम सोई नहीं अभी तक? पूजा उसके पास बैठ गई। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर पूजा बोली, पापा, क्या आप मम्मी से अलग हो जाओगे? यह सवाल सुनते ही संजय जैसे अंदर तक हिल गया। उसने तुरंत नज़रें फेर ली। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसकी आवाज़ खुद उसका साथ नहीं दे रही थी। पूजा ने धीरे से पूछा, फिर आप लोग इतने लड़ते क्यों हो? संजय कुछ सेकंड चुप रहा। फिर अचानक उसकी आंखें कहीं दूर चली गई, जैसे वह इस कमरे में था ही नहीं। उसके सामने पुराने दिन घूमने लगे। वह दिन जब वह पहली बार तहसीलदार बना था। पूरा गांव खुश था। माँ ने पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। बड़े भैया ने उसे सीने से लगाकर कहा था, अब हमारा संजय बड़ा अफसर बन गया है। बहुत खुशी हुई। उस दिन संजय ने पहली बार अपने भैया की आंखों में गर्व का एहसास किया। लेकिन शायद ज़िंदगी को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही महीनों बाद भैया की तबीयत बिगड़ने लगी। वह हमेशा कहते, कुछ नहीं हुआ, बस हल्का बुखार है। लेकिन वह बुखार धीरे धीरे उन्हें अंदर से ख़त्म करता गया। कमाई का ज़्यादातर हिस्सा संजय की पढ़ाई में लग चुका था। इलाज सही तरीके से हो नहीं पाया और एक दिन संजय की दुनिया उजड़ गई। उसे आज भी वह रात याद थी
जब अस्पताल के बाहर डॉक्टर ने कहा था, हम बचाने की बहुत कोशिश किए, बट आई एम सॉरी। भाभी जमीन पर गिरकर रोने लगी थी। माँ बेहोश हो गई थी और कोने में बैठी 5 साल की छोटी सी बच्ची कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि उसके पिता के साथ क्या हुआ है। उस दिन पहली बार संजय को लगा था कि जिंदगी अचानक इंसान को बूढ़ा और बड़ा बना देती है। उसकी अपनी उम्र तब सिर्फ 27 साल थी, लेकिन अगले ही दिन वह पूरे घर का जिम्मेदार व्यक्ति बन गया था। माँ, भाभी, भतीजी और खुद का टूटा हुआ सपना, सबकी जिम्मेदारी का बोझ अब उसी के कंधों पर आ गया था। उसने दिन रात काम किया, अपनी ज़रूरतें और शौक बिल्कुल ख़त्म कर दिया। कई बार खुद फटे जूते पहन लिए, लेकिन भतीजी की फीस कभी लेट नहीं होने दी। मोहल्ले वाले उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। आज के ज़माने में इतना कौन करता है, लेकिन उसे क्या पता था कि वही लोग बाद में उसके बारे में गंदी बातें भी करने वाले थे। संजय ने आंखें बंद कर ली। पूजा उसके चेहरे को देख रही थी। उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि उसके पिता सिर्फ गुस्सैल आदमी नहीं हैं, उनके अंदर कोई बहुत गहरा दर्द दबा है। संजय धीरे से बोला, तुझे पता है पूजा, आदमी जब बहुत कुछ खो देता है ना, तब उसे बहुत डर लगने लगता है। किस बात का डर? यही कि कहीं जो बचा है वो भी ना चला जाए। पूजा समझ नहीं पाई, लेकिन उसी समय बाहर से रिद्धिमा की तेज आवाज़ आई। वह फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। अब बहुत सह लिया मैंने, इस बार मैं अब सब खत्म करके ही रहूँगी। संजय का चेहरा अचानक उतर गया। पूजा ने पहली बार अपने पिता की आंखों में डर देखा और उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अगले कुछ दिनों में इस घर में ऐसा तूफान आने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। कमरे की खिड़की के बाहर तेज हवा चलने लगी थी और संजय को लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी फिर उसी अंधेरे मोड़ की तरफ लौट रही है जहां से वह कभी मुश्किल से ही बाहर निकला था। सुबह का समय हो गया था। घर में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। कल रात का झगड़ा जैसे अभी भी दीवारों में गूंज रहा था। संजय बरामदे में बैठा चाय पी रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिख रहे थे। पूरी रात वह सो नहीं पाया था। रिद्धिमा बिना कुछ बोले तैयार होकर ड्यूटी पर निकल गई। जाते जाते उसने एक बार भी संजय की तरफ नहीं देखा था। पूजा चुपचाप कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी, जबकि रोहित स्कूल बैग पकड़े माँ के पीछे पीछे जाने की जिद कर रहा था। लेकिन रिद्धिमा ने उसे डांट दिया। हर समय माँ माँ करता रहता है, अब तुम बड़े हो गए हो। रोहित सहम गया। संजय से यह देखा नहीं गया। उसने बेटे को गोद में उठा लिया। चलो मैं छोड़ दूंगा स्कूल। रोहित ने मासूमियत से पूछा, पापा आप और मम्मी फिर लड़ोगे क्या? यह सवाल सुनते ही संजय का दिल जैसे किसी ने जोर से दबा दिया। उसने मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं बेटा, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन वह खुद जानता था कि यह झूठ है। पूजा सब सुन रही थी। उसे अब धीरे धीरे समझ आने लगा था कि उसके पिता की ज़िंदगी में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसने उन्हें अंदर से तोड़ दिया है। उस दिन कॉलेज से लौटते समय पूजा अपने दादी के कमरे में गई। दादी पुराने कपड़ों की अलमारी ठीक कर रही थी। पूजा धीरे से उनके पास बैठ गई। दादी, पापा पहले कैसे थे? दादी के हाथ अचानक रुक गए। उन्होंने पूजा की तरफ देखा, फिर लंबी सांस लेकर बोली, बहुत हंसने वाला लड़का था तेरा पापा, पूरे गांव की जान था। फिर अब ऐसा क्यों हो गए हैं? दादी की आंखें भर आई। कुछ लोग जिंदगी में इतना सह लेते हैं ना बिटिया कि मुस्कुराना भूल ही जाते। पूजा चुप हो गई। उसे महसूस हो रहा था कि आज दादी बहुत कुछ बताने वाली हैं। दादी ने अलमारी से एक पुराना फोटो निकाला। उस फोटो में जवान संजय था। उसके साथ एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी और गोद में एक छोटी बच्ची थी। पूजा चौंक गई। ये कौन है? दादी कुछ पल फोटो को देखती रही, फिर बोली, तेरे पापा की पहली पत्नी रानी है। पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या?
पापा की पहले भी शादी हो चुकी है? दादी ने हाँ में सिर हिलाया। पूजा को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसे कभी किसी ने यह बात बताई ही नहीं थी। दादी धीरे धीरे पुरानी बात बताने लगी। उस समय संजय की सरकारी नौकरी नई नई लगी थी। पूरे इलाके में उसकी धूम थी। बड़े बड़े घरों से रिश्ते आने लगे थे। तभी रानी का रिश्ता आया था। रानी शहर के बड़े घर की लड़की थी, खूबसूरत भी थी और पढ़ी लिखी भी। संजय ने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा, माँ और भाभी की खुशी के लिए शादी कर ली। शादी के बाद शुरुआत के दिन बहुत अच्छे बीत रहे थे। रानी पूरे घर में रौनक बनकर आई थी। फिर कुछ महीने बाद घर में बेटी पैदा हुई। उसका नाम रखा गया खुशी। संजय खुशी को देखकर जैसे अपनी सारी परेशानियां भूल जाता था। वह घंटों उसे गोद में लेकर बैठा रहता था। लेकिन धीरे धीरे रानी बदलने लगी। उसे यह बात चुभने लगी कि संजय अपनी कमाई का हिस्सा अपनी भाभी और भतीजी पर भी खर्च करता है। एक दिन रानी ने साफ कह दिया, मैंने शादी तुमसे की है संजय, पूरे खानदान से नहीं। संजय ने समझाने की कोशिश की, भैया ने मेरे लिए बहुत कुछ किया था रानी। आज अगर मैं कुछ कमा पा रहा हूँ तो उन्हीं की वजह से ही। लेकिन रानी नहीं मानी। धीरे धीरे घर में झगड़े शुरू हो गए। छोटी छोटी बातें बड़े तूफान में बदलने लगी। रानी बड़े घर की बेटी थी, इसलिए उसके शौक भी बहुत ऊंचे थे। रानी को महंगे कपड़े चाहिए होते थे, नई गाड़ी चाहिए होती थी, हर महीने घूमने जाना होता था। और संजय अपनी जिम्मेदारियों के बीच पिसता जा रहा था। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने सब खत्म कर दिया। दादी बताते बताते चुप हो गई। पूजा बेचैन हो उठी। क्या हुआ था दादी? दादी की आंखें भर आई। रानी खुशी को लेकर घर छोड़कर चली गई। पूजा स्तब्ध रह गई। ऐसा क्यों किया उन्होंने? क्योंकि उसने संजय के सामने शर्त रखी थी, या तो अपनी माँ और भाभी से रिश्ता तोड़ो या मुझे भूल जाओ। फिर पापा ने क्या किया? तेरे पापा ने साफ मना कर दिया कि वह अपने माँ और भाभी के साथ ही रहेगा। पूजा पहली बार अपने पिता के लिए अंदर से गर्व महसूस कर रही थी। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। दादी ने आगे कहा, फिर कोर्ट में म्यूचुअल तलाक हुआ। और खुशी का क्या हुआ? दादी की आवाज़ भर्रा गई। रानी उसे भी अपने साथ ले गई। संजय उस दिन कोर्ट के बाहर घंटों रोया था। उसने अपनी बेटी को सीने से लगाया था और खूब रोया। लेकिन खुशी इतनी छोटी थी कि कुछ समझ नहीं पाई। जाते जाते रानी ने सिर्फ इतना कहा था, महीने में एक बार उससे मिल सकते हो। उस दिन के बाद संजय जैसे अंदर से ही मर गया था। उसने कसम खा ली थी कि वह दोबारा कभी शादी नहीं करेगा। पूजा की आंखें भीग चुकी थी। उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि उसके पिता इतना कुछ झेल चुके हैं। लेकिन कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा अभी भी बाकी था। दादी ने भारी आवाज़ में कहा, लोगों ने तेरे पापा और उनकी भाभी के बारे में गंदी बातें बनानी शुरू कर दी थी। पूजा सन्न रह गई। ये क्या कर रही हैं आप? हाँ बिटिया, मोहल्ले वाले कहते थे कि तभी संजय दूसरी शादी नहीं कर रहा है। पूजा का खून खौल उठा। लोग इतने घटिया कैसे हो सकते हैं? दादी कड़वी हंसी हंस पड़ी। समाज को किसी का दुख नहीं दिखता, बस तमाशा देखना होता है। समाज को बस बात बनाने के लिए मसाला चाहिए होता है। एक दिन संजय अपने ऑफिस में दो कर्मचारियों को उसके बारे में बात करते हुए हंसते हुए खुद सुन लिया। उस रात वह बहुत रोया था। फिर पहली बार उसने मुझसे कहा, माँ मेरे लिए कहीं लड़की देख लो। दादी बताते बताते भावुक हो गई। मुझे लगा था अब सब ठीक हो जाएगा। पूजा ने धीरे से पूछा, फिर मेरी मम्मी मतलब रिद्धिमा की एंट्री कैसे हुई? दादी कुछ कहती उससे पहले बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। शायद रिद्धिमा घर लौट आई थी, लेकिन आज उसके साथ कोई और भी था। पूजा खिड़की के पास गई। बाहर एक सफ़ेद कार खड़ी थी। उसमें एक बड़ा अधिकारी उतरा जो रिद्धिमा के साथ हंसते हुए बातें कर रहा था।
रिद्धिमा भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन अगले ही पल पूजा ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका माथा सिकुड़ गया। उस अधिकारी ने जाते जाते रिद्धिमा का हाथ जरूरत से ज़्यादा देर तक पकड़े रखा था और रिद्धिमा ने हाथ छुड़ाने की भी जल्दी नहीं दिखाई। पूजा के मन में पहली बार शक का बीज पनपने लगा। उधर कमरे के अंदर दादी की कांपती आवाज़ गूंजी, बिटिया, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। उस रात पूजा को नींद नहीं आई। बार बार उसके दिमाग में वही दृश्य घूम रहा था, सफ़ेद कार, रिद्धिमा की मुस्कान और उस अधिकारी का उसका हाथ पकड़े रहना। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ज़्यादा सोच रही है या सच में कुछ गलत था। दूसरी तरफ संजय अपने कमरे में अकेला बैठा पुरानी फाइलें देख रहा था। सामने टेबल पर कुछ पुराने फ़ोटो पड़े थे। एक फ़ोटो में छोटी खुशी उसके कंधों पर बैठी हंस रही थी। संजय ने कांपते हाथों से फ़ोटो उठाया। आज भी वह अपनी पहली बेटी को भूला नहीं था। तभी दरवाज़ा खुला। रिद्धिमा अंदर आई। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। कल फिर रोहित के स्कूल की फीस भरनी है। संजय ने बिना सिर उठाए कहा, हाँ ठीक है, भर दूंगा। और पूजा के कोचिंग के पैसे भी बाकी हैं, वो भी हो जाएगा। रिद्धिमा अचानक चिढ़ गई, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा ये कभी सोचा है? संजय ने धीरे से उसकी तरफ देखा। आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि हम मशीन नहीं है संजय, हर समय किसी ना किसी का खर्चा, कभी तुम्हारी भाभी, कभी उनकी बेटी, आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? संजय चुप रहा, क्योंकि यही झगड़ा अब रोज रोज का हो चुका था। रिद्धिमा ने अलमारी से कपड़े निकालते हुए कहा, आज फिर शर्मा जी पूछ रहे थे कि इतने बड़े अफसर होकर भी तुम लोग ऐसे क्यों रहते हो? संजय को यह बात चुभ गई। तो क्या करूं? माँ और भाभी को घर से निकाल दूं? रिद्धिमा घूमकर उसकी तरफ आई। मैंने ऐसा कब कहा? तुम हर रोज़ यही कहती हो। क्योंकि मुझे डर लगता है। रिद्धिमा की आवाज़ अचानक भर्रा गई। मुझे डर लगता है कि हमारा बच्चा पीछे न रह जाए। संजय कुछ पल उसे देखता रहा। पहले जब भी रिद्धिमा रोती थी तो उसका दिल पिघल जाता था, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि हर आंसू के पीछे कोई शिकायत छिपी होती है और उसके आंसू बनावटी लगने लगे थे। रिद्धिमा बिना कुछ बोले गुस्से में जाकर सो गई, लेकिन संजय की आंखों से नींद कोसों दूर थी। और फिर उसके मन में वह दिन घूमने लगा जब पहली बार उसकी मुलाकात रिद्धिमा से हुई थी। उस दिन तहसील दिवस था। पूरा परिसर अधिकारियों और कर्मचारियों से भरा हुआ था। कई गांवों से लोग अपनी शिकायतें लेकर आए थे। संजय लगातार काम में लगा हुआ था। किसी की ज़मीन का विवाद, किसी की पेंशन, किसी का राशन कार्ड। दोपहर तक उसका सिर दर्द से फटने लगा था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वह पास के एक छोटे रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीने चला गया। वह कोने वाली टेबल पर बैठा ही था कि तभी एक महिला अंदर आई, खाकी वर्दी में, थका हुआ चेहरा, लेकिन आंखों में अजीब मजबूती थी। संजय ने उसे पहचान लिया। वह पूरे कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही थी। महिला ने संजय को देखते ही हल्का सा अभिवादन किया। संजय ने मुस्कुराकर कहा, आइए कॉफ़ी पी लीजिए। महिला थोड़ी झिझकी, लेकिन फिर सामने आकर बैठ गई। मेरा नाम रिद्धिमा है और मैं संजय। रिद्धिमा हल्का मुस्कुराई। आपको कौन नहीं जानता सर। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। संजय को पता चला कि रिद्धिमा के पति पहले कांस्टेबल थे। कुछ साल पहले एक मुठभेड़ में गोली लगने से उनकी मौत हो गई थी। सरकार ने अनुकंपा पर रिद्धिमा को नौकरी दे दी थी। उनकी एक बेटी थी पूजा। उस समय वह ग्रेजुएशन कर रही थी। रिद्धिमा ने कॉफ़ी का कप हाथ में लेते हुए कहा, जिंदगी अचानक बदल गई सर। कल तक मैं सिर्फ घर संभालती थी, आज पूरी दुनिया से लड़ना पड़ता है। संजय पहली बार किसी के सामने अपने दुख को छोटा महसूस कर रहा था। उसने धीरे से पूछा, दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा? रिद्धिमा हल्का हंस पड़ी। लोग सलाह बहुत देते हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि नए रिश्ते से डर कितना लगता है। उस जवाब ने संजय को अंदर तक दिल को छू लिया, क्योंकि वही डर उसके अंदर भी था। उस दिन दोनों काफ़ी देर तक बातें करते रहे।
जाते समय रिद्धिमा ने कहा, आपसे बात करके अच्छा लगा। संजय लंबे समय बाद मुस्कुराया था। घर पहुंचते ही उसने माँ और भाभी को सब कुछ बता दिया। माँ पहले तैयार नहीं थी, उन्हें नौकरी करने वाली बहू पसंद नहीं थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि आखिरकार उन्होंने हाँ कर दी। भाभी खुद रिद्धिमा से मिलने गई। रिद्धिमा ने भी साफ कहा, मैं सिर्फ ऐसा घर चाहती हूँ जहाँ सम्मान मिले। कुछ ही महीनों बाद छोटे से समारोह में दोनों की शादी हो गई। शुरुआती दिन सच में बहुत अच्छे थे। रिद्धिमा पूरे घर को संभालने की कोशिश करती थी। माँ भी धीरे धीरे उसे अपनाने लगी थी। संजय को लगने लगा था कि जिंदगी आखिरकार पटरी पर लौट रही है। फिर एक दिन रिद्धिमा ने कहा, मैं चाहती हूँ कि हमारा भी एक बच्चा हो। संजय थोड़ा चौंका। उसकी उम्र बढ़ चुकी थी, जिम्मेदारियां पहले ही बहुत थी, लेकिन रिद्धिमा की आंखों में मां बनने का सपना देखकर वह मना नहीं कर पाया। समय बीतता गया, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। फिर जांच हुई, डॉक्टर, अस्पताल, टेस्ट, दवाइयाँ, और आखिरकार डॉक्टर ने कहा, अब सिर्फ IVF ही एक रास्ता है। उस दिन रिद्धिमा बहुत रोई थी। संजय ने उसका हाथ पकड़कर कहा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शायद उसी दिन से सब बिगड़ना शुरू हो गया। IVF में बहुत पैसा लग रहा था। उधर पूजा को दिल्ली भेजा गया UPSC की तैयारी के लिए, इधर भाभी की बेटी की पढ़ाई, घर का खर्चा, दवाइयाँ, स्कूल फीस। संजय धीरे धीरे टूटने लगा। उसने सबसे पहले घर का माली हटाया, फिर नौकर हटाया। अब वह खुद सुबह झाड़ू लगाता था, कभी पाइप ठीक करता था, कभी बिजली का काम कर लेता था घर का। तहसीलदार होने के बावजूद वह हर खर्च बचाने लगा था। लेकिन रिद्धिमा को इन सब में अपनी शर्मिंदगी लगने लगी। एक दिन उसकी कुछ सहेलियां घर आई। संजय उस समय छत पर पानी की टंकी ठीक कर रहा था। नीचे से हंसी की आवाज़ आई। एक महिला बोली, अरे रिद्धिमा जी, आपके पति तो पूरे मिस्त्री निकले। सभी हंस पड़ी। रिद्धिमा भी हंसने लगी, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदगी महसूस करने लगी थी। संजय ने ऊपर से सब सुन लिया। उस दिन पहली बार उसके दिल में कुछ टूट गया था। फिर आखिरकार कई साल बाद रिद्धिमा माँ बनी। पूरा घर खुश था। रोहित के जन्म ने जैसे सबको नई उम्मीद दे दी थी, लेकिन हुआ उल्टा। रिद्धिमा अब ज़रूरत से ज़्यादा बदलने लगी। वह हर समय रोहित को लेकर डरी रहती थी। उसे लगता था कोई उससे उसके बेटे का हक न छीन ले। वह पैसे को लेकर और ज़्यादा कठोर हो गई। एक दिन उसने साफ कर दिया, अब मेरा बेटा पहले है, बाकी सब बाद में। संजय को यह सुनकर झटका लगा, क्योंकि उसके लिए परिवार कभी हिस्सों में बटा ही नहीं था। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। अगले ही दिन तहसील में संजय को एक ऐसा लिफाफा मिला जिसने उसके पैरों तले ज़मीन खिसका दी। लिफाफे के अंदर कुछ फ़ोटो थी और उन तस्वीरों में रिद्धिमा उसी सफ़ेद कार वाले अधिकारी के साथ दिखाई दे रही थी, बहुत करीब, ज़रूरत से ज़्यादा करीब। संजय की सांसें रुक गई और तभी उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से संदेश आया, अगर अपनी इज्जत बचानी है तो आज ही शाम मुझसे अकेले मिलना। और अधूरी ही बात पर फ़ोन कट गया। संजय के हाथ कांप रहे थे। उसने एक बार फिर उन तस्वीरों को देखा। हर फोटो उसके सीने में कील की तरह चुभ रही थी। एक तस्वीर में रिद्धिमा और वही अधिकारी किसी होटल की लॉबी में खड़े थे। दूसरी तस्वीर में दोनों एक कार में बैठे दिखाई दे रहे थे। और तीसरी तस्वीर सबसे खतरनाक थी। उसमें वह अधिकारी रिद्धिमा के कंधे पर हाथ रखे हंस रहा था। संजय की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने तुरंत चारों तरफ नज़र दौड़ाई। अच्छा हुआ उस समय केबिन में कोई और नहीं था। मोबाइल फिर बजा, उसी अनजान नंबर से। अगर सच जानना है तो शाम 7 बजे पुराने बस स्टैंड के पीछे मिलना, अकेले आना। संजय कई मिनट तक कुर्सी पर बैठा रहा। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज़्यादा दर्द उसे किस बात का है, इन तस्वीरों का या इस बात का कि शायद उसकी ज़िंदगी एक बार फिर टूटने वाली है। शाम होते होते आसमान में बादल छा गए। संजय बिना किसी को बताए पुराने बस स्टैंड पहुंच गया।
वह जगह काफ़ी सुनसान थी। कुछ देर बाद एक दुबला पतला आदमी वहां आया। उसने चेहरे पर गमछा बांधा हुआ था। आप संजय साहब हैं? संजय ने हाँ में सिर हिलाया। उस आदमी ने चारों तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता। तुम कौन हो? नाम जानकर क्या करेंगे साहब? समझ लो किसी ने आपकी आंखें खोलने के लिए भेजा है। उसने मोबाइल निकाला और कुछ वीडियो दिखाए। वीडियो देखकर संजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। रिद्धिमा कई बार उसी अधिकारी के साथ दिखाई दे रही थी, कभी किसी कैफे में, कभी सरकारी गेस्ट हाउस के बाहर। संजय की सांसें भारी होने लगी। ये सब क्या है? उसने कांपती आवाज़ में पूछा। वह आदमी बोला, पूरा शहर जानता है साहब, बस आप नहीं जानते थे। संजय का खून खौल उठा। झूठ बोल रहे हो तुम। अगर झूठ लगता है तो तहकीकात कर लीजिए, लेकिन संभल कर। वो आदमी बहुत पहुंच वाला है। तुम्हें ये सब कहाँ से मिला? आदमी कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, क्योंकि मैं उसी होटल में काम करता हूँ जहाँ ये लोग आते जाते रहते हैं। संजय का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? आदमी कड़वाहट से हंसा। क्योंकि मेरे बाप के साथ भी यही हुआ था। माँ ने दूसरे आदमी के लिए अपना घर तोड़ दिया था। यह कहकर वह आदमी जल्दी से वहाँ से चला गया। संजय देर तक वहीं खड़ा रहा। बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसे होश ही नहीं था कि वह भीग रहा है। उसके कानों में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, पूरा शहर जानता है, बस आप ही नहीं जानते थे। रात के करीब 9 बजे वह घर पहुंचा। घर के अंदर हंसी की आवाज़ आ रही थी। रिद्धिमा अपनी कुछ सहेलियों के साथ बैठी थी। टेबल पर महंगे खाने का सामान रखा था। रोहित मोबाइल पर गेम खेल रहा था। पूजा अपने कमरे में थी। संजय चुपचाप अंदर आया। रिद्धिमा ने उसे देखा भी नहीं। उसकी एक सहेली बोली, अरे जीजा जी आ गए। रिद्धिमा हंसते हुए बोली, इनको हमारी पार्टी पसंद नहीं आती। सभी औरतें हंस पड़ी। संजय सीधे अपने कमरे में चला गया। उस रात उसने खाना नहीं खाया। करीब आधी रात को रिद्धिमा कमरे में आई। इतना मुंह क्यों बना रखा है? संजय ने धीरे से फोटो उसके सामने रख दी। रिद्धिमा का चेहरा एक पल में उतर गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। तो अब तुम मेरी जासूसी करवाओगे? संजय को जैसे बिजली का झटका लगा। जासूसी? वह चीखा। ये सब क्या है रिद्धिमा? पहले तुम ये बताओ। कुछ नहीं है, झूठ मत बोलो। रिद्धिमा भी गुस्से में आ गए। हाँ, मिलती हूँ मैं उनसे। तो क्या हो गया? ड्यूटी में बड़े अफसरों के साथ उठना बैठना पड़ता है। क्या होटल में भी ड्यूटी होती है? कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। रिद्धिमा की आंखें बदल गई। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? संजय की आवाज़ टूट गई। मैं तुम पर भरोसा करना चाहता हूँ, लेकिन यह सब क्या है? रिद्धिमा अचानक रोने लगी। तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं संजय। मैं कितनी अकेली हूँ, क्या तुम्हें पता भी है? संजय अवाक उसे देखता रह गया। अकेली हो? इस घर में तुम्हारे लिए किस चीज़ की कमी रखी है मैंने? मेरे सम्मान में कमी है, रिद्धिमा चीखी। तुम्हारे घर में मैं हमेशा पराई ही रही। तुम्हारी माँ को मैं कभी पसंद ही नहीं आई। तुम्हारी भाभी हर बात में टांग अड़ाती हैं और तुम हमेशा से उन्हीं के होकर रह गए हो। संजय का धैर्य टूटने लगा। तो इसका मतलब तुम किसी और आदमी के साथ घूमोगी क्या? कम से कम वो मेरी इज्जत तो करता है। यह सुनते ही संजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे में कुछ सेकंड तक मौत जैसा सन्नाटा छा गया। फिर संजय ने बहुत धीरे से पूछा, क्या तुम उससे प्यार करती हो? रिद्धिमा चुप रही, लेकिन उसकी खामोशी ही जवाब थी। संजय कुर्सी पर बैठ गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने के अंदर सब कुछ खाली कर दिया हो। उसी समय बाहर से पूजा की आवाज़ आई, पापा दरवाज़ा खोलिए। शायद उसने सब सुन लिया था। संजय ने दरवाज़ा खोला। पूजा की आंखों में आंसू थे। वह अंदर आई और सीधे रिद्धिमा की तरफ देखने लगी। मम्मी, ये सब सच है क्या? रिद्धिमा नजरें चुराने लगी। पूजा कांपती आवाज़ में बोली, आपको पता भी है पापा ने आपके लिए कितना किया है? रिद्धिमा चिल्ला पड़ी, बस करो पूजा, तुम नहीं समझोगी। नहीं मम्मी, शायद आप नहीं समझ रही हैं। पूजा रोते हुए बोली, पापा ने पूरी ज़िंदगी सबके लिए खुद को ख़त्म कर दिया,
रिद्धिमा अब बेकाबू हो चुकी थी। हाँ किया होगा, लेकिन मैं अब ऐसे नहीं जी सकती। मुझे अच्छी जिंदगी चाहिए। पूजा चीखी, किस कीमत पर? बाहर रोहित डरकर रोने लगा। पूरा घर फिर चीखों से भर गया और तभी दरवाजे की घंटी बजी। संजय ने दरवाज़ा खोला। बाहर 2 पुलिस वाले और एक महिला पुलिस खड़ी थी। उनमें से एक बोला, क्या आप संजय कुमार हैं? संजय चौंक गया। जी हाँ, मैं ही संजय हूँ। दूसरे पुलिस वाले ने गंभीर आवाज़ में कहा, आपके खिलाफ घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न की शिकायत दर्ज हुई है। संजय के हाथों से दरवाजे का हैंडल छूट गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर रिद्धिमा की तरफ देखा। रिद्धिमा की आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं था, सिर्फ ठंडापन था। और उसी पल संजय समझ गया कि उसकी ज़िंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी है। संजय की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस औरत के लिए उसने पूरी दुनिया से लड़ाई की, आज वही उसके खिलाफ पुलिस लेकर खड़ी थी। पूजा भी सन्न थी। रोहित डरकर दादी के कमरे में भाग गया। पुलिस वाले अंदर आए। एक कांस्टेबल ने औपचारिक आवाज़ में कहा, हमें शिकायत मिली है कि आप अपनी पत्नी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। संजय कुछ पल तक कुछ नहीं बोला, फिर धीरे से बोला, रिद्धिमा, क्या तुमने शिकायत की है? रिद्धिमा नज़रें फेर ली। मुझे ये करने के लिए मजबूर किया गया है। संजय कड़वाहट से हंस पड़ा। मजबूर किया गया? उसकी हंसी सुनकर पूजा की आंखों में आंसू बहने लगे। महिला कांस्टेबल ने माहौल शांत कराने की कोशिश की। देखिए, मामला घर का है। अगर आप लोग आपस में बैठकर हल निकाल लें तो बेहतर होगा। लेकिन रिद्धिमा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। मुझे अब इस आदमी के साथ नहीं रहना है। यह सुनते ही दादी कमरे से बाहर आ गई। उन्होंने कांपते हाथों से हाथ जोड़ लिया। बहू, फिर से घर मत तोड़ो। लेकिन रिद्धिमा का चेहरा पत्थर बन चुका था। मैंने बहुत सह लिया, अब नहीं सहूँगी। संजय ने पहली बार बहुत ध्यान से रिद्धिमा को देखा। यह वही औरत थी जिसके लिए उसने फिर से जिंदगी पर भरोसा किया था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि शायद वह कभी उसे समझ ही नहीं पाया। पुलिस वालों ने दोनों को अगले दिन थाने आने को बताया और चले गए। दरवाज़ा बंद होते ही घर में अजीब सन्नाटा छा गया। रिद्धिमा बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। पूजा वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। संजय उसके पास आया। उसने बेटी के सिर पर हाथ रखा। रो मत बेटा। पूजा ने आंसुओं भरी आंखों से पूछा, पापा, क्या हर रिश्ता ऐसा ही होता है? संजय कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, नहीं, लेकिन जब रिश्तों में भरोसा मर जाता है ना, तब इंसान भी अंदर से मरने लगता है। उस रात संजय बिल्कुल नहीं सोया। सुबह होते ही वह चुपचाप मंदिर चला गया। वह घंटों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहा। उसे बार बार अपनी जिंदगी का हर मोड़ याद आ रहा था। भैया की मौत, पहली शादी का टूटना, खुशी का उससे दूर हो जाना, लोगों के ताने और फिर रिद्धिमा। उसे लग रहा था जैसे जिंदगी उसे बार बार एक ही जगह लाकर खड़ा कर दे रही है। लेकिन इस बार दर्द ज़्यादा था, क्योंकि इस बार उसके बच्चे सब देख रहे थे। इधर घर में रिद्धिमा लगातार फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। पूजा ने एक बार सुना भी, अब पीछे नहीं हट सकती मैं। उसकी आवाज़ में डर कम और जिद ज़्यादा थी। अगले दिन थाने में दोनों परिवार बैठे थे। रिद्धिमा के मायके वाले भी आए थे। उनके चेहरे पर साफ गुस्सा था। एक आदमी बोला, हमारी बेटी बहुत सह चुकी, अब नहीं सहेगी। संजय चुप बैठा रहा। वह अब सफाई देते देते थक चुका था। तभी रिद्धिमा ने एक और मांग रख दी, मुझे तलाक चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। पूजा रो पड़ी। दादी की आंखें भर आई, लेकिन संजय शांत बैठा रहा, जैसे वह अंदर से पूरी तरह खाली हो चुका हो। अधिकारी ने पूछा, आप क्या चाहते हैं संजय जी? संजय ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में थकान थी, बहुत गहरी थकान। अगर इसमें ही यह खुश रहती है तो मैं तलाक देने के लिए तैयार हूँ। पूजा जोर से रो पड़ी। पापा नहीं। लेकिन संजय ने उसे चुप करा दिया। फिर उसने रिद्धिमा की तरफ देखा। बस एक बात पूछना चाहता हूँ तुमसे रिद्धिमा, क्या तुम्हें कभी मुझसे प्यार था?
रिद्धिमा की आंखें कुछ पल के लिए झुक गई। फिर उसने धीरे से कहा, शायद था, लेकिन अब नहीं है। यह सुनकर संजय मुस्कुरा दिया, एक टूटी हुई मुस्कान जिसमें दर्द था, हार थी और बहुत गहरी थकान थी। कुछ महीने बाद कोर्ट में दोनों का तलाक हो गया। रिद्धिमा को अच्छी खासी रकम मिली। रोहित उसके साथ चला गया। हालांकि पूजा ने साफ मना कर दिया, मैं पापा को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। रिद्धिमा ने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन पूजा नहीं मानी। धीरे धीरे घर फिर शांत होने लगा। कई सालों बाद पहली बार उस घर में चीखें बंद हुई थी। अब संजय सुबह माँ के साथ बैठकर चाय पीता, छत पर पौधों में पानी डालता, कभी पूजा के साथ बाजार चला जाता था। जिंदगी बहुत ज़्यादा नहीं बची थी, लेकिन कम से कम अपने लिए सुकून बचा था। एक शाम संजय बरामदे में बैठा आसमान देख रहा था। पूजा उसके पास आकर बैठ गई। पापा, आपको कभी लगता है कि ज़िंदगी ने आपके साथ बहुत गलत किया है? संजय हल्का मुस्कुराया। पहले लगता था, तो अब लगता है शायद ज़िंदगी सिर्फ सिखाती है। पूजा चुप रही। संजय ने आगे कहा, कुछ लोग हमें खुशियाँ देने आते हैं और कुछ लोग हमें सबक देने। हवा धीरे धीरे चल रही थी। दूर मंदिर की घंटियां सुनाई दे रही थी। संजय ने आसमान की तरफ देखा। उसे लगा जैसे बरसों बाद उसके अंदर का शोर थोड़ा शांत हुआ है। शायद जिंदगी पूरी तरह कभी ठीक नहीं होती, लेकिन इंसान दर्द के साथ जीना सीख जाता है, और यही सबसे बड़ी जीवन की सच्चाई है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल सफ़र से सीख को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ आपको ऐसे ही दिल को छू लेने वाली और ज़िंदगी से जुड़ी कहानियाँ लगातार देखने को मिलेंगी। और हाँ, कमेंट में आप अपना और अपने शहर का नाम लिखना ना भूलें, हमें खुशी होगी। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।